बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आज हमारे मेहमान हैं रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर जनाब वासिफ नकवी साहब। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी फिजिक्स किया और नागपुर यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया। उन्होंने 1976 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और प्रोविंशियल सिविल सर्विस यूपी के एग्जाम्स क्लियर किए और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को ज्वाइन किया और वो महाराष्ट्र कैडर का हिस्सा बने। वासिफ नकवी साहब का ददियाल आलमचंद है और वो मरहूम सैयद मजहर हुसैन नकवी साहब के बेटे हैं, जो कि यूपी पुलिस में डिप्टी एसपी थे। वासिफ साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। खुश आमदीद। शुक्रिया जनाब। सवाल जवाब के सिलसिले का आगाज करने के लिए मैं आवाज दूंगा सुम्बुल बाजी को। सुम्बुल बाजी जी, अस्सलाम वालेकुम। और आपका इस प्रोग्राम में वासिफ भाई खैर मकदम है, वेलकम है। वालेकुम अस्सलाम। जी वासिफ भाई, आप सबसे पहले तो अपना चाइल्ड कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए सबको। अब देखिए, काशिफ मियाँ ने तो बता ही दिया है कि मैं कहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो चाइल्ड कनेक्शन तो मेरा ददियाल नंदियाल दोनों से ही है। मेरा ददियाल आलमचंद एक जो गांव है वहाँ पर से है, और हम लोगों की एक काफ़ी पुरानी फैमिली आलमचंद की रही है। हमारे वालिद साहब का नाम सैयद मजहर हुसैन नकवी था, जिसको शॉर्ट में मैंने मजहर नकवी इस तरीके से बताया है। मजहर नकवी साहब जो थे, ये आलमचंद के जो ख़ानदान था नूरुल हसन साहब का, तो नूरुल हसन साहब के जो साहबजादे थे अमीरुल हसन, अमीरुल हसन साहब के साहबजादे जो थे वो मोहम्मद हुसैन थे, और मोहम्मद हुसैन साहब के 3 फर्जंद थे, जिनमें से एक मजहर हुसैन साहब थे सबसे बड़े, और मैं उन्हीं का बेटा हूँ। और मेरी जो दादी थी वो सेंधा गांव की थी, और मेरा जो ननियाल है, मेरी अम्मी वो रतगाह की हैं, मनौरी के पास रतगाह गांव है, वहाँ की हैं। वो वाजुद्दीन साहब मेरे नाना थे। तो इस तरीके से ननियाल ददियाल दोनों तरफ से आप देखेंगे कि मेरा ताल्लुक जो है वो परगना चाइल्ड से ही है। और जो हमारे आलमचंद के जो नस्ब के लोग हैं वो बसेड़ी में भी हैं, बड़े गांव में हैं, नरूर कशिया सब जगह पे हैं वो लोग। और सब रिश्तेदारियां हमारी जो हैं वो चाइल्ड में ही हैं। तो चाइल्ड का ताल्लुक तो मतलब हमारा जो है वैसे ही है जैसे कि किसी इलाहाबादी का इलाहाबाद से है। जी अच्छा, वासिफ भाई, एक बात ये कि आपकी एजुकेशनल जर्नी तो बहुत शानदार है, जो किसी भी नौजवान के लिए एक ख्वाब भी हो सकती है, क्योंकि इतना आसान नहीं जो जो आपने अचीव किया, माशाल्लाह। तो आप अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में हमें बताएं कि एमएससी इन फिजिक्स से लेके 3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर लेना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यूपी एग्जाम, ये एक आसान नहीं है। तो आप अपनी जर्नी के बारे में, एजुकेशनल जर्नी के बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, हमारे वालिद साहब पुलिस डिपार्टमेंट में यूपी में डिप्टी एसपी थे, तो जाहिर सी बात है कि उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी। वो एक जगह से दूसरी जगह जो थे वो उनका ट्रांसफर होता रहता था। और मेरी पढ़ाई उस वजह से जो है अलग अलग शहरों में हुई। मैं गोरखपुर में पढ़ा, उसके बाद हरदोई से मैंने हाई स्कूल किया, और हाई स्कूल करने के बाद 12th से लेकर के फिर आगे की पढ़ाई मैंने एमएससी तक जो है वो इलाहाबाद में आके की, क्योंकि मेरे वालिद साहब का रिटायरमेंट जो था वो 1969 में हो गया था। और जीआईसी इलाहाबाद से मैंने 12th किया, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद में है, वहाँ से मैंने बीएससी किया।
और एमएससी मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया फिजिक्स। और अल्लाह का बहुत करम रहा हमारे ऊपर, और हमारे वालिद मरहूम का बहुत सपोर्ट था मेरे लिए वो, और मेरे सभी भाई बहनों के लिए, क्योंकि तालीम के लिए वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते थे हमेशा से। तो उस वजह से अल्लाह का शुक्र रहा कि मेरी पढ़ाई काफ़ी अच्छी रही। और बिल्कुल ह्यूमिनिटी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अ, हमेशा से मैं रैंक होल्डर रहा हूँ, और स्कॉलरशिप जो है मुझे 8 से लेकर के आखिर तक एमएससी तक मिलती रही है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने वालिदैन का, और जो हमारे जो टीचर्स थे जिन्होंने बहुत मोहब्बत से हमको जो है पढ़ाई में हमारी मदद की, हमको गाइड किया, हमको कोच किया। और इस तरीके से एमएससी जो है मैंने 1974 में किया, और फिर 1975 में इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में ही बीएससी के क्लासेस फिजिक्स में पढ़ाने के लिए मुझे वहाँ लीव वैकेंसी पे रखा गया। मैंने वहाँ पढ़ाया 1975 में इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में, और फिर 1976 में आगे जो है नौकरी के सिलसिले से एग्जाम वगैरह में मैंने दिए। जी। और 3 आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिया, तो क्या ये आसान रहा कि बहुत मेहनत रही इसमें? देखिए, एक चीज है, मैं अपने माँ बाप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी माँ, जैसा कुछ जमाने में होता था कि घर की पढ़ी लिखी थी, कभी स्कूल गई नहीं वो, पर इसके बावजूद जो है जो दूरंदेशी उनमें थी और जो समझती थी चीजों को, उसको मैं आज भी सोचकर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि एक ऐसी औरत जो कभी भी स्कूल नहीं गई हो और इतना ज्यादा दूरंदेश हो। तो मुझे उन्होंने, जब मैं छोटा था तभी से वो आईसीएस और सबके जो है बारे में बताया करती थी, तो एक जहनी बन गया था मेरा ये 12th से ही, कि भाई मुझे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है। तो मैं बीच बीच में जो है अपना गर्मी की छुट्टियों में, इसमें जो भी छुट्टी वगैरह मिलती थी, तो मैं उसके अंदर थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेना और जनरल नॉलेज वगैरह की किताबें पढ़ना, ये सब मैं किया करता था। और तो इसलिए क्या हुआ कि जब मैंने 1974 में एमएससी किया, तो उस वक्त जो एक अवेयरनेस वाली बात रहती है, तुमने क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उनके लिए सबसे पहली तो चीज़ है अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चे को, कि भाई इस टाइप का कोई एग्जाम एग्जिस्ट करता है जिससे आपकी नौकरी के अंदर आप दाखिल हो सकते हैं। तो वो माशाल्लाह हमको थी, मोटिवेशन भी हमारे पेरेंट्स की तरफ से हमको था। तो इस वजह से क्या हुआ था कि मैं जब पढ़ाई किया करता था तो उस वक्त से ही मैं अपनी पढ़ाई को रिलेट करता था आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से, क्योंकि उसके भी पेपर्स थे। मान लीजिए मैंने तय कर रखा था कि मुझे कौन से पेपर्स लेने हैं आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा। तो मैं बीएससी में अगर सपोज कीजिए कि मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें ये देख लिया करता था कि भाई ये मैथमेटिक्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, और मैं जो अभी बीएससी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या उन क्वेश्चंस को मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है तैयारी जो है मेरी शुरू थी। और यही वजह थी कि 1976 में जैसे ही मेरा 1975 खत्म हुआ, 1976 से मैंने सब एग्जाम देना शुरू कर दिया। और जब एग्जाम देना शुरू कर दिया तो अल्लाह का शुक्र था कि हमारी तैयारी जो थी, 1 साल पूरा लिया मैंने, जो हमारी तैयारी जो थी वो माशाअल्लाह उसने रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया, और पहले ही अटेम्प्ट में ये कामयाबियां मुझे हासिल हुई। मैंने एक बात मैं और बताना भूल गया था कि एक SCRA एक एग्जाम होता है, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, वो 12th के बाद देना पड़ता है। तो मैंने 12th के बाद भी वो एग्जाम 2 बार दिया था। मैं बीएससी में था तभी 2 बार वो एग्जाम दिया था। यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, और माशाल्लाह दोनों बार मैंने क्वालिफाई किया था इंटरव्यू के लिए, मगर इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन उसके अंदर नहीं हुआ था। तो एक तरीके से ये एक तैयारी जो थी मेरी पहले से ही थी इसके बारे जी,
वासिफ भाई, आपने ये अपने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद आपने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस चूज किया। जी। तो ये आप तो अपने प्रोफेशनल कैरियर के बारे में कुछ बताइए। मतलब फिजिक्स पढ़ाने, ईसीसी में आपने फिजिक्स पढ़ा है, उसके बाद एक आप फॉरेस्ट ऑफिसर हुए, तो ये पूरे सफर के बारे में बताइए कि आपने क्यों चूज किया इंडियन फॉरेन सर्विसेज। जी आपने जी इंडियन पुलिस सर्विस नहीं चूज किया, प्रोविंशियल सिविल सर्विस क्यों चूज किया, और अपने सफर के बारे में। देखिए, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, जिसको कि एब्रिविएटेड फॉर्म में पीसीएस कहा जाता है, तो उसके बाद उसमें सिलेक्शन के बाद आदमी डिप्टी कलेक्टर बनता है, और फिर डिप्टी कलेक्टर के बाद जो है जब उसका प्रमोशन आईएएस में होता है, और फिर वो कमिश्नर वगैरह रैंक में जाकर के वो रिटायर होता है। तो चूंकि ये जो सर्विसेज थी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, ये ऑल इंडिया सर्विस थी, तो उसके सामने पीसीएस में जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा सिलेक्शन जो था इंडियन रेवेन्यू सर्विस में भी हुआ था, क्योंकि मैंने बताया कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस का मतलब होता है इनकम टैक्स का। तो इनकम टैक्स की जो सर्विस होती है उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। अब ये सवाल उठता है कि मैंने, अच्छा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, इस सब का एग्जाम जैसे आज भी होता है सिविल सर्विसेज के एग्जाम के नाम से जाना जाता है, उन दिनों ये आईएएस एंड एलाइड सर्विसेज के एग्जाम के नाम से जाना जाता था। तो उससे पहले ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अलग से एग्जाम होता था, यूनियन पब्लिक सर्विसेज का मेरा सिलेक्शन हो चुका था, मैं ट्रेनिंग में था, और मुझे कैडर अलॉट हो गया था महाराष्ट्र। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा नेचर है वो थोड़ा सुकून और पीस के साथ रहने वाला है। तो इंडियन पुलिस सर्विस समहाउ, चूंकि बाद में मुझे उसका सिलेक्ट होने का जो है गवर्नमेंट की तरफ से, यूनियन पब्लिक सर्विस की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से जो है इंस्ट्रक्शंस आए, मैं ऑलरेडी जो है वो आधी ट्रेनिंग जो था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की कर चुका था। महाराष्ट्र जैसा कैडर मुझे अलॉट हो गया था, पुलिस में पता नहीं कौन सा कैडर अलॉट होता। सुकून सुकून की जिंदगी चाहता था, नेचर के बहुत करीब आने का मौका मिलता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। तो ये सब सोच करके मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ही रहना पसंद किया, उसको छोड़ के मैं गया नहीं। जी, नेचर के करीब तो बिल्कुल आप रहेंगे। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हो? आप फॉरेस्ट ऑफिसर थे, जाहिर सी बात है कोई ना कोई इंसिडेंट तो रहा ही होगा वहां पे। तो कोई आप ऐसा इंसिडेंट जो शेयर करना चाहते हो हम सबके साथ, तो शेयर करें। देखिए, ऐसा है कि फॉरेस्ट ऑफिसर का जो कैरियर है और उसमें जो इंसिडेंसेस जुड़ जाते हैं, इवेंट्स जुड़ जाती है, अगर उस पर हम चाहे तो एक पूरी किताब लिख सकते हैं। इतनी चीजें होती हैं कि मतलब वो एक पूरी की पूरी किताब जो है उसके ऊपर लिखी जा सकती है। पर मैं आपको जो इस वक्त मुझे याद आ रहा है, एक इंसिडेंट बताऊंगा जो कि बिल्कुल बहुत करीब का एक्सपीरियंस है। वो ये है कि मैंने अपने घर में एक पैंथर के बच्चे को रेस किया था। पैंथर का बच्चा जो था, उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया था, तो वो ला के मुझे दिया गया था। मैं और मेरी वाइफ दोनों ने उसको 1 साल तक घर पे रखा, और एक छोटे से बच्चे से जो करीब 1 महीने का रहा होगा, उससे लेकर के वो 1 साल से ज्यादा बड़ा हो गया था। उसके बाद फिर वो शिफ्ट कर दिया गया, तो मेरे घर के अंदर वो पना बड़ा हुआ। इसके अलावा जितने भी जानवर जैसे डियर्स होते हैं और एंटीलोप्स होते हैं, इनके जो यंग वंस थे, जिनको कि उनकी मदर छोड़ दिया करती थी या इस तरीके से बिछड़ जाते थे, तो उनको हमने घर पे पाला। ये एक बहुत ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आमतौर पे लोगों को नसीब नहीं होता। जू वगैरह में जानवर बिल्कुल। जरूर देख लेते हैं, मगर अपने घर के अंदर जानवर जो आपके घूम फिर रहे हैं, आपके बेड में चढ़ गए हैं, तो ये सिर्फ जो मौका है आपको फॉरेस्ट ऑफिसर बन के ही रह सकता है, अदरवाइज नहीं। वरना जंगल के अंदर तो बहुत से ऐसे मौके आए जबकि टाइगर वगैरह से भी रूबरू हुए हम लोग, सब हुए। तो वो भी एक्सपीरियंसेस अपनी जगह पे थे, और जंगल के अंदर घूमना खुद ही एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा वासिफ भाई, आपने रिटायरमेंट के बाद आप एसोसिएट हुए एक एनजीओ से जो वर्क जी करता जी। है सोशल अपलिफ्टमेंट इन एजुकेशन, और मतलब जो थोड़ा सा जो इंटरेस्ट सोशल वर्क में, जो बिगनिंग ऑफ द मतलब जो थोड़ा पीछे हैं उनके लिए आपने काम करना, एक एनजीओ से आप जुड़े। तो ये आपका सोशल वर्क शुरू का शौक था या किसी इंसिडेंट ने आपको इस तरफ आने के लिए मतलब वो नहीं ये किया, कोई मजबूर किया? नहीं ये कोई खास इंसिडेंट नहीं था जिसकी वजह से मैं आया। मैं एक महसूस करता रहा हमेशा कि जब हम वीकर सेक्शंस कहते हैं तो उसके अंदर दलित भी शामिल थे, मगर खास करके मुसलमान शामिल थे। तो हमने ये महसूस किया कि मुसलमान जो है वो वक्त के साथ साथ जो है गवर्नमेंट सर्विसेज से जो है गायब हो रहे हैं। उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बद से बदतर होती चली जा रही है। तो ये जो है एक महसूस करना हमारा थ्रू आउट माई करियर और आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो, तो ये हम जो है कैरी करते रहे अपने दिमाग में। तो नागपुर में जो मुझसे हम ख्याल मुसलमान रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, अच्छी अच्छी पोस्ट से जो रिटायर हुए थे, तो हम लोग सब एक बार इकट्ठा हुए। और इकट्ठा होने के बाद में फिर हम लोग ने सोचा कि हम लोग को क्या करना चाहिए। तब हम लोगों ने एक एनजीओ बनाया, और उस एनजीओ का जो जिसको जो नाम दिया हम लोगों ने, वो दिया CSRE, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एंड एम्पावरमेंट, तो जिसका एब्रीविएटेड फॉर्म है CSRE। इसके अंदर बहुत से काम हम लोगों ने लिए हैं, जिनमें से एक जो काम है कि बच्चों के अंदर सरकारी नौकरी के बारे में अवेयरनेस पैदा करना, उनको कॉन्फिडेंस दिलाना, मोटिवेट करना कि वो जो है सरकारी नौकरी में आए। और तो वो जो जिम्मा जो है CSRE ने हमको दिया है, मुझको दिया है। और उसको लेकर के मैं वहाँ एक अंजुमन एजुकेशनल सोसाइटी है, तो जिसका इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे मैं साल में 2 बार जो है एक प्रोग्राम करता हूँ। बच्चे आते हैं, आने के बाद में उनको मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह जो है दिलाई जाती है। और जो यंग IAS और IPS ऑफिसर्स हैं मुस्लिम, उनको हम लोग बुलाने का काम करते हैं, और वो बताते हैं अपना कि भाई कैसे उन्होंने तैयारी की, क्योंकि हमारे वक्त से और आज के वक्त में बहुत फर्क आ चुका है। तो वो आके बताते हैं, उससे उनको अच्छा मोटिवेशन होता है। और कुछ लोग जो है इसके अंदर आए भी हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं शुरू में सर्विस में आया था, तो हर एक कैडर में मुस्लिम बहुत कम थे तब भी, मगर दिखते थे। अभी हालत ये हो गई है कि करीब करीब इनविजिबल से हो गए हैं, अब दिखते ही नहीं। मिनिस्ट्रियल कैडर यानी जो क्लरिकल कैडर होता है उसमें भी नहीं दिखते। फील्ड का जो हमारा जो छोटा स्टाफ है, छोटे लेवल का, उसमें भी नहीं दिखते। बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस वक्त जो है जो IAS और जो दूसरी सर्विसेज है उसके अंदर फिर भी परसेंटेज बेहतर है। मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर 14.5% हैं, और IAS के अंदर वो 5% को भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। IAS और एलाइट सर्विसेज में उनकी जो बराबर की सर्विसेज होती हैं, IAS ही जी। अकेले सर्विस नहीं है, IPS है, फिर इंडियन हम्म। फॉरेन सर्विस है, फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, रेलवेज की सर्विसेज हैं तमाम, अकाउंट्स की सर्विसेज हैं तमाम। ये सब IAS के साथ ही उनका एग्जाम होता है। इनमें जो है मुश्किल से 3-4% मुस्लिम जो है वो दिखते हैं। किसी किसी साल 2.5% ही का सिलेक्शन होता है। और नीचे चले जाइए तो उन लेवल्स के ऊपर तो अभी मुसलमान बहुत ही कम हो गए हैं। जैसे कि महाराष्ट्र का डिप्टी कलेक्टर का आप एग्जाम दे लीजिए, तो यहाँ पे 80 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिसके अंदर एक लड़की थी मुस्लिम बस। ये पिछले साल की बात है। तो इसको लेकर के जो है मेरा काम तो ये है कि मैं मतलब मोटिवेट करता रहता हूँ, और जो कंसल्टेशन चाहते हैं हमसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कोई भी चीज जो है, और हम लोग किसी से चंदा वगैरह नहीं देते, हम लोग खुद ही कंट्रीब्यूट करते हैं इस NGO को चलाने में। और उनको जो है कंसल्टेशन कोई चाहता है
तो हम जो है उनको देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसके अलावा दूसरे जो है डिपार्टमेंट्स भी हैं हमारे एनजीओ के, और उसके अंदर एक ये है कि भाई जो लोग जो है छोटा सा इन्वेस्ट करके कुछ अपना बिजनेस या धंधा करना चाहते हैं तो उनकी कैसे मदद की जा सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ क्रिएट किए गए हैं, हालांकि बहुत कामयाब नहीं हुए, जैसे दूसरी जगह मुश्किलात आती है उनको, वैसे हम लोग को भी आ रही है। तो एक इनर्शिया जो सोसाइटी में है रहता है कि किसी भी चीज को जो नहीं है उसको आप बताइए तो बड़ी मुश्किल से, चेंज जो है एक बहुत मुश्किल चीज, बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत टाइम लेती है। तो एक तो आपको जो एग्जांपल हमने बता दिया कि इकोनॉमिक फील्ड के अंदर भी कुछ वर्क हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ने एक लीगल जो है कंसल्टेंट ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर कोई अगर किसी का कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर मान लीजिए लीगल रेमेडी है उसके अंदर, तो एडवोकेट्स का वो एक ग्रुप है, मुस्लिम एडवोकेट्स का, तो वहाँ पे वो जाके उनको राय देते हैं कि आपको जो है इसमें केस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से तमाम शोबे के अंदर जो है वर्क चल रहा है इसका, सीएसआरई का। और इसको थोड़ा सा धक्का लगा था अभी, जैसे कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस को लगा ये कोविड के पीरियड में, मगर इंशाअल्लाह धीरे धीरे करके फिर से जो है इसकी शुरुआत जो है हो रही है इंशाल्लाह। तो वासिफ भाई, अगर चाइल्ड से किसी को हेल्प है, मतलब जरूरत है, तो आपको वो कांटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बाय ऑल मींस, मतलब कोई इसमें वो नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वासिफ भाई। शुक्रिया संबुल आपका। वासिफ भाई, ये बताइएगा, थोड़ा सा पीछे वापस जाते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर है, फॉरेस्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी जो है वैसे तो समझ में ही आती है, लेकिन थोड़ा सा जरा उसको बताइए कि आप जो एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर थे तो उसको किस चीज को आप देखा करते थे और क्या आपकी जिम्मेदारियां थी उस बारे में, किस तरीके से वो जंगलात को महफूज करने के हवाले से है, कि क्या क्या उसके अंदर ऐसी छोटी छोटी कोई चीजें जरा दो चार बताइए जरा हमें। देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसकी बुनियाद जो है वो 1864 में ब्रिटिश इरा में इंडिया में रखी गई थी, और हिंदुस्तान पाकिस्तान सब जगह पे इसका कॉमन ही ओरिजिन है, एक ही कंट्री था। तो उसमें जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स की जो जिम्मेदारियां थी, तो बेसिकली ये थी कि जो एरियाज जो है फॉरेस्ट करके डिक्लेयर किए गए हैं, क्योंकि एक लॉ है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर तरह तरह के प्रोविजंस हैं, और हम लोग ऐसे किसी भी फॉरेस्ट की देखभाल, मतलब या फॉरेस्ट जैसा दिखने लगे कोई एरिया, बहुत से पेड़ हों और लोग आते जाते ना हो, तो उसको हम लोग वाइल्डरनेस कहते हैं, अपनी जबान में वाइल्डरनेस। मगर वो जो लीगल फॉरेस्ट है उसमें नहीं आता। लीगल फॉरेस्ट वो बनता है जो कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत जिसका नोटिफिकेशन हो कि फला फला एरिया जो है इसको इस तारीख से जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाता है। अगर इस तरीके का एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इशू करती है तब वो फॉरेस्ट बन जाता है, लीगल फॉरेस्ट बन जाता है। और हम लोगों की जो देखभाल जो है वो लीगल फॉरेस्ट की रहती है। और उस पूरे, जैसे कि आप जानते हैं कि मुल्क सूबों में बटा है, और सूबे जो है वो जिलों में बटे हैं, जिले जो है वो तहसील वगैरह में बटे हुए हैं। तो जो जिले के जो फॉरेस्ट होते हैं आम तौर पे वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर के अंडर में रखे जाते हैं, जिसको डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हैं या डीएफओ शॉर्ट में कहते हैं। उसका काम ये रहता है कि जो भी फॉरेस्ट उसको दिए जाते हैं एडमिनिस्टर करने के लिए, तो उनकी हिफाजत करना, क्योंकि फॉरेस्ट एक ऐसी चीज है जो कि चारों तरफ से एक प्रॉपर्टी है जो चारों तरफ से खुली हुई है। ऐसा नहीं कि इसकी फेंसिंग है, ऐसा नहीं कि इसके चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी गई है। गांव वाले हैं, उनके प्रिविलेजेस रहते हैं, वो फॉरेस्ट में जाते हैं अपना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी, या घर की मरम्मत के लिए लकड़ी चाहिए, घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, और जानवर भी वहां चराते हैं। और वहां से जो जंगली जो फल वगैरह मिलते हैं,
सब्जियां वगैरह मौसमी मिलती हैं वहां पे, तो वो भी तोड़ के लाते हैं। ये सब उनके प्रिविलेजेस हैं। पर इसी के कवर में कुछ गलत काम भी होते हैं। लोग लकड़ी जो है वो बेचने के लिए भी काटने जाते हैं। अच्छा। जानवर जो है चराने का जो काम रहता है, तो उसकी एक लिमिट ठहराई गई है कि भाई 1 हेक्टेयर के अंदर, 1 एकड़ के अंदर इतने जानवर ही परमिटेड होंगे, उससे ज्यादा जानवर ले आते हैं। तो ये सब जो चीजें ना, इसके खिलाफ जो है मतलब इनलीगल फेलिंग, इंक्रोचमेंट। अच्छा, एक इंक्रोचमेंट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे जैसे गांव की आबादी बढ़ती जा रही है, आपको पता ही है कि हम आजादी के वक्त 35 करोड़ थे, आज जो है हम 130 करोड़ हैं हिंदुस्तान में। और जाहिर सी बात है कि गांव की भी आबादी बहुत बड़ी है। जो जमीनें थी गांव की, वो जमीनें सब जो है ऑलरेडी कल्टीवेशन में आ चुकी है। अब जो लोग आ रहे हैं उनको जमीनें चाहिए, तो कहाँ जाएंगे? तो फॉरेस्ट की जमीनें हैं, तो वो इन्फोर्समेंट करते हैं। पेड़ जो है वो वहाँ काट के हटा देते हैं, वहाँ खेती करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो जानवर हैं, तो अभी जो वाइल्ड लाइफ जिसको कहते हैं हम लोग, तो वाइल्ड लाइफ सभी प्रोटेक्टेड है। वाइल्ड लाइफ का एक अलग से एक्ट आया है। और पहले तो शिकार हो ही करते थे। हमारे बचपन में मैंने देखा था कि शिकार करते थे, खुद हमारे वालिद साहब शिकार करते थे। तो शिकार हुआ करते थे, मगर ये शिकार करना जो है 1972 से जो है वो बंद कर दिया गया है। तो अब जो है लोगों की आदतें हैं, अभी भी जाते हैं शिकार करने, उससे उसको रोकना है। तो इस तरीके की इनलीगल ग्रेजिंग, इनलीगल जो फेलिंग, इंक्रोचमेंट्स, और इससे भी जो ज्यादा नुकसान करने वाली चीज है वो फायर लगाना। जंगल में लोग फायर लगा देते हैं। उस फायर से उनके कभी जो है वो कुछ, जैसे महुआ का, मान लीजिए महुआ का सीजन आता है, तो महुआ का वो फ्लावर और उसके फल बिनते हैं जंगल में जा करके। हम लोगों के गांव के अंदर भी महुए के पेड़ हुआ करते थे। आलमचंद में आज भी हमारी बाग, जिसके अंदर कब्रिस्तान है और हम लोगों का खानदानी, तो वो महुए की बाग है। और कभी कभी हम लोग हंसी मजाक में कहते भी हैं कि अब जो हमारे दादा दादी वगैरह सब हैं, वो महुए की बाग में हैं। और महुआ आपको मालूम है कि किसके लिए मशहूर है? तो तो इस तरीके से महुआ जो है जंगलों में बहुत होता है। महुए के बटोरने के लिए जो है वो आग लगाते हैं, क्योंकि फिर वो जो है वो काले बैकग्राउंड में जब पीला फूल गिरता है, पीला फल गिरता है, तो आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं। जंगली जानवर को भगाने के लिए भी फायर लगाते हैं। इसके अलावा बीड़ी का जो पत्ता रहता है वो अच्छे से आए, उसके लिए भी फायर लगाई जाती है। मगर फायर से बहुत नुकसान होता है। तो ये सब चीजों से जो हिफाजत करना जो है, ये फॉरेस्ट ऑफिसर का काम है। और इसके अलावा जो जंगल के हिस्से खाली हो गए हैं, तो खालीपन को पेड़ों से भरने के लिए प्लांटेशन करना, ये फॉरेस्ट ऑफिसर का काम है। अच्छा, शुक्रिया। बहुत बड़ी अच्छी जानकारी दी माशाल्लाह आपने। समझ में तो आती थी कि बहरहाल ये सब चीजें जो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ है और एनिमल्स हैं और जो विल्डरनेस है, जो पूरा जंगलात है, उसकी प्रोटेक्शन, लकड़ी और ये सब, लेकिन ये अच्छा आपने बताया। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, अब आपके बचपन की तरफ जाते हैं। हमें बताइएगा कि कैसा बचपन रहा आपका? शरारतों से भरा, आपने आप अभी का थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन ओवरऑल कैसा था? बहुत शरारती थे? पढ़ने में तो आपने बताया माशाल्लाह बहुत तेज थे, हमेशा तेज। नहीं, देखिए, शरारत तो हम लोगों की बहुत थी। और मतलब ऐसा था कि हम और हमारे हमसे जो छोटे भाई अशरफ हैं, तो वो हमसे 3 साल छोटे हैं। वो डॉक्टर रहे महाराष्ट्र, ये उत्तर प्रदेश में, यूपी में PMS होता है, प्रोविंशियल मेडिकल सर्विस, उसके मेंबर थे। और भी 3-4 साल पहले उनका रिटायरमेंट हो गया। तब वो इत्मीनान से बहराइच में उन्होंने की अपनी प्राइवेट क्लिनिक है, तो माशाअल्लाह खूब अच्छी प्रैक्टिस है उनकी, वो वहां पे कर रहे हैं। पर 3 साल छोटे होने की वजह से हम लोग करीब करीब हमसाया जैसे रहे। और एक साथी हम लोगों की जो अपब्रिंगिंग में हम दोनों एक दूसरे के साथी जो है बढ़ते रहे। तो हम लोग जो पढ़ाई वगैरह के बाद जो हम लोग को वक्त मिलता था, तो उसके अंदर हम लोग खेलते थे। और हम लोगों के खेल कई बार वायलेंट टाइप के हो जाते थे, जिसके अंदर थोड़ी सी मारपीट भी शामिल हो जाती थी। और इस तरीके के खेल हम लोग को बड़े पसंद आते थे कि हम लोगों के माशाल्लाह हमारे अब्बा की पोजीशन की वजह से हम लोग जो थे बंगले में रहते थे, तो उसके
उसके अंदर खेत भी रहते थे, तो जुते हुए जो खेत रहते थे, प्लॉट फील्ड्स जो रहती थी, तो उनके अंदर मिट्टी के ढोके भी रहते थे। तो हम और अशरफ का खेल ऐसा रहता था कि तुम उधर चले जाओ, हम इधर चले जाते हैं, तुम एक मुल्क हो, हम दूसरे मुल्क हैं, तुम एक मुल्क की फौज हो, हम दूसरे मुल्क की फौज है। अब तो एक दूसरे से, मतलब ये तुम्हारा जो है कैप्टन है, ये हमारी कैप्टन है, एक दूसरे की कैप्टन जीत रही है। तो अब शुरुआत करते हैं, तो हम लोग वही मिट्टी के ढोके उठा के एक दूसरे को मारने लगते थे, और उसके अंदर बढ़ते हुए जो है, जो चला जाए और दूसरे की कैप्टन पे कब्जा करने, वो जीत जाता था। तो स्ट्राइक के भी खेल होते थे। और फिर जो है, मतलब क्रिकेट तो बहुत, क्रिकेट के बारे में तो कहना ही कुछ नहीं है। मैं सोचता हूँ कि कोई बच्चा, कोई लड़का ऐसा नहीं होता जो कि बचपन में क्रिकेट नहीं खेलता और क्रिकेट को नहीं पसंद करता। तो क्रिकेट हम दोनों खेला करते थे, स्कूल में खेलते थे, कॉलेज में खेलते थे क्रिकेट, जब भी मौका मिलता था मोहल्ले में खेलते थे। और मतलब शरारतें ऐसी रहती थी कि जब अम्मी वगैरह कहीं बाहर किसी उसमें चली जाती थी और घर में हम लोग रहते थे, तो तकिया निकाल लेते थे, और तकिया निकाल के वो एक दूसरे को, मतलब बड़ी नरम रुई की तकिया रहती थी, एक दूसरे को मारते पीटते थे, और उससे तकिया फट जाती थी और पूरी रुई बिखर जाती थी। तो इस तरीके की शरारतें होती थी। उसके बाद अम्मी आती थी, देखती थी तकिया फटी हुई, रुई फैली हुई, और फिर तो थोड़ी सी धुनाई होती थी, उसकी आदत भी पड़ी थी। तो अब्बा से ज्यादा हम लोगों को अम्मी ने पीटा है। अब्बा तो हमारे बेचारे बहुत ही शरीफ, बहुत सीधे आदमी थे। मतलब डिप्टी साहब के नाम से मशहूर थे पूरे चायन में, रिश्तेदारों में, सभी जगह, क्योंकि डिप्टी एसपी थे वो, तो डिप्टी साहब के नाम से मशहूर थे। जिसकी जो भी बन पड़ती थी उसकी वो मदद करते थे। और आप ये समझ लिए कि मेरी एक आदत थी सवेरे उठ के पढ़ने की। अब्बा भी सवेरे उठ जाते थे, चाय अब्बा ही बनाते थे अपने लिए और मेरे लिए, मुस्कुरा के चाय दिया करते थे। तो और इतने ज्यादा उनको फिक्र रहती थी बच्चों की, बच्चों को बहुत ज्यादा चाहते थे। कि एक बार क्या हुआ कि मैं कॉलेज में था और बीएससी में था, तो कॉलेज के बाद, जब कॉलेज के टाइम खत्म हो गया, तो उसके बाद में एक डिबेट थी, तो उस डिबेट के लिए मैं रुक गया। तो हमारे यहाँ थोड़े से एक रूल्स इस टाइप के थे कि मगरिब के बाद किसी भी बच्चे को बाहर नहीं जाना है, मगरिब से पहले सब घर आ जाएंगे, मगरिब के बाद कोई नहीं जाएगा। तो हम लोग मगरिब के बाद कभी भी बाहर नहीं रहते थे। तो मगरिब भी हो गई, सब हो गई, तो अब्बा परेशान हो गए कि हमारा बेटा नहीं है, हमारा बेटा खो गया, हमारा बेटा क्या हुआ। तो जा करके उन्होंने कोतवाली में रपट निकाली, रिपोर्ट कर दी कि भाई हमारा बेटा कॉलेज गया था, कॉलेज से लौटा नहीं, कहीं खो गया, कोई पकड़ने गया, क्या करने गया, जाइए जरा से आप जो है पुलिस से बुला के ढूंढ के आइए। और ये रिपोर्ट लिखा के जैसे घर में दाखिल हुए, थोड़ी देर में मैं भी दाखिल हुआ। तो खैर जो चिल्लाए हमारे ऊपर वो तो अपनी जगह पे था ही, और उन्होंने फिर बोला कि जाओ बेटा कोतवाली में जाके बता के आओ कि हम आ गए। तो मैं गया, जाके वहां बता के आया। तो इस तरीके से वो कंसर्न रहते थे, और यही सब शरारतें रहती थी। एक बार जैसे कि मतलब लंबा तो नहीं हो रहा है ये बहुत? नहीं नहीं नहीं, आप ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि हमारे जो छोटे भाई थे अशरफ, तो वो बहुत डरते थे, और हम डरते बिल्कुल नहीं थे। मतलब जैसे अगर कहीं जाना हो कब्रिस्तान वगैरह, अगर रात को भी आप कह दिए, लोग आमतौर पे डरते हैं ना कि कब्रिस्तान रात को कहाँ जाओगे। हाँ, तो वो हमारे हमको कोई डर नहीं था, हम रात को भी कब्रिस्तान चले जाते थे। मगर उनको अकेले, हम लोगों का घर जो था, तो वो ऐसा था, रानी मंडी में उस जमाने में इलाहाबाद का एक मोहल्ला है, वहां हम लोग रहते थे। तो हमारा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक रूम था, तो वो हमको और अशरफ को मिला हुआ था। तो अशरफ मियाँ कभी भी जब हम लोग खाना खाने नीचे आते थे, तो हमें गए बगैर ऊपर नहीं जाते थे, क्योंकि को डर लगता था अंधेरे में। तो एक बार मैंने उनको डराने का सोच लिया, तो मैं ऊपर चला गया और जाकर के मैंने कमरे की लाइट नहीं जलाई, और जाकर के छिप गया। और छिप नहीं गया, सामने ही खड़ा हो गया, और मैंने सफेद चादर भी जो है ओढ़ ली। तो अशरफ भाई जो थे हमारे, वो नीचे से ऊपर आए, तो गाना गाते हुए आए। जब आदमी थोड़ा डरता है तो गाना वाना गाता है हिम्मत बढ़ाने के लिए अपनी। तो अकेले में, तो वो अपना गाते हुए ऊपर आए। तो आने के बाद में उन्होंने देखा कि यहाँ तो अंधेरा है, वासिफ भाई दिख नहीं रहे। तो उन्होंने सफेद सफेद एक आदमी खड़ा हुआ जो है देखा, चादर ओढ़े हुए हम खड़े थे।
उसके बाद उन्होंने 2 बार वासिफ भाई कहा, हमने जवाब नहीं दिया। बेचारे ऐसा डर गए कि पूछिए नहीं, वो वहीं पे सट से अरे बाप रे मर गए ऐसा कह के वो नीचे भागे। और तो सीढ़ी में मतलब पैरों से उतरने की जगह वो स्लिप कर गए और नीचे आ गए। तो हमने भी सोचा कि अब मामला बड़ा गंभीर हो गया है भाई, वैसा तो जैसा हम सोच रहे थे कि वैसा हो जाएगा, थोड़ा डर जाएंगे वो, तो वैसा नहीं हुआ। तो उसके बाद में फिर जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि भाई वो हमारी अम्मी ऊपर आई, अब्बा तो हमारे कुछ नहीं बोले, एज यूजुअल वो खड़े रहे, अम्मी ने आके वहां पे थुड़ाई की। तो इस तरीके से शरारतें जो थी चलती रहती थी हम लोगों की बचपन में। अच्छा ये बताइएगा कि ये सब शरारतें भी चल रही थी, पढ़ाई लिखाई भी माशाल्लाह अपनी जगह थी, कभी कुछ लिखा लिखाया आपको? जैसे सुकून की जगह पसंद थी, तो ये तो वो शायरों और बड़े अदीबों वाली मामले होते हैं कि जिनको जिंदगी में नेचर से बहुत प्यार हो, और तो वो उसके कुछ शेर व शायरी करें, कुछ ऐसा लिखें, कुछ कभी ऐसा किया, कुछ लिखा, कुछ दिल चाहा नहीं, लिखने का? देखिए मैंने क्लासिकल अंदाज में तो जो है कुछ भी नहीं लिखा है, मगर जिसको कहते हैं मॉडर्न पोइट्री या जदीद शायरी, जिसके अंदर कोई तुकबंदी नहीं होती, बिल्कुल जो है स्टैंजा वगैरह उसके भी कोई रूल नहीं होते, आप फ्री होकर के लिखते हैं, तो ऐसा तो कुछ हमने लिखा है। तो करीब 20-25 ऐसी जो है हमारी, जिसको हम हिंदी में चूंकि लिखते थे, हिंदी में लिखते थे और हिंदी में जो है इसको जो है पोइट्री को काव्य कहते हैं, और जो एक आप जो कुछ लिखते हैं उसको कविता कहते हैं। हाँ, जी भी, तो ऐसी कविताएं जो है वो हैं हमारी कुछ, और बाकी जो है कुछ अच्छी रिपोर्टिंग्स है हमारी, जैसे कि हम जिस जिस जगह पे तैनात थे शुरुआती दौर में, तो हिंदुस्तान में एक मॉइस्ट मार्क्सिस्ट मूवमेंट रहा है, अभी भी है, वो नक्सलाइट मूवमेंट। तो नक्सलाइट मूवमेंट जो है सेंट्रल इंडिया में शुरू हुआ, और उन्होंने हम लोग के फॉरेस्ट में पनाह ली, हम लोगों को तकलीफें पैदा की काफी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, हमारे लिए भी, हमारे पीरियड में हुआ नक्सलाइट से डील करना। तो वो जो चैलेंज जो था उसको भी हम लोग ने वो मतलब क्या नाम है उसको जो है निपटाया। तो ये जो मॉइस्ट या लेफ्टिस्ट मूवमेंट है, तो इसमें हमारे जो स्टाफ जो था उसके साथ काफी ज्यादतियां हुई थी, और फैक्ट ये था कि स्टाफ भी बहुत ज्यादती करता था आम लोगों के ऊपर। सभी गवर्नमेंट मशीनरी जो है खुद बहुत एक्सप्लॉयटेशन करती है, और उसी वजह से ये लोग जो लेफ्टिस्ट लोग हैं फलते फूलते हैं। तो इसके ऊपर एक रिपोर्ट हमने भेजी थी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के उसमें हल्कों में उसकी बहुत सराहना हुई, बहुत पसंद की गई वो रिपोर्ट। अच्छा, तो मौसीकी से कभी लगाव रहा? सुनते जी हैं? मैंने कहा मौसीकी से कभी लगाव रहा, सुनते हैं मौसीकी? बिल्कुल सुनते हैं, जो पुराने हिंदुस्तानी गीत हैं, जो हमारे जो इंडियन सिनेमा के और 1960s के, 70s के और 50s के और कुछ 40s के, क्योंकि हमारे वालिद साहब उनको फिल्म वगैरह से कोई लगाव नहीं था, मगर जब रेडियो में जैसे ही सहगन का, के सहगन के गाने आते थे, वो फौरन आकर के रेडियो पे खड़े हो जाते थे। आपने कुंदन लाल सहगन का नाम सुना होगा? हाँ हाँ बिल्कुल सुना है, बिल्कुल। तो वो उनके गाने जो थे पुराने तर्ज पे होते थे, तो हमारे वालिद साहब को बहुत पसंद थे। तो हमको भी जो है 50s, 60s और 70s के गाने बहुत पसंद हैं। इसके अलावा हाँ, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब मैं पढ़ा करता था, तो मैं इकबाल के कुछ जो जोश दिलाने वाले शेर थे वो गुनगुनाया करता था, और उसको लिख भी दिया करता था, वो दीवारों पे लिखे हुए मिलते थे। और शिकवा जवाब शिकवा जो था, खाली वक्त में मैं इसको पढ़ता था, मेरे पास था। और इसी तरीके से और भी कुछ उनके जो नज्म थी इकबाल की, तो ये सब में जो था मुझे पसंद था। तो ऐसा है म्यूजिक में कभी कभी रहता हूँ
तो अकेले, तो उसमें जो है खास करके शाम हो और सन्नाटा हो तो उसके अंदर जो है ये म्यूजिक जो है पसंद करता हूँ मैं। कभी गुनगुनाया खुद भी नहीं? आए मैंने कहा कभी गुनगुनाया, खुद भी गुनगुनाया? अब गुनगुनाया तो ऐसा है कि अपना ही खुद गुनगुनाते हैं और गुनगुना के खुश हो जाते हैं, लगता अच्छा। है कि बहुत अच्छा गा रहे हैं, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई कि दूसरों को सुनाएं और उनसे उनका असेसमेंट ले। अच्छा, ये हेमंत बताइएगा कि हेमंत कुमार के कुछ गाने हैं, 2-4 गाने हैं, वो मैं गाता हूँ। और तो बस वही हेमंत कुमार तक ही महदूद है मेरा। मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन के जितने लोग हैं वो सब वही ऑलमोस्ट सबका एक ही तरीका है, वही मुझे भी जैसे तरीके से मौसीकी के में ज़्यादा गज़लें और ये सब जो मैं वो जो सूदिंग होती हैं, जो एहसास को उजागर बिल्कुल करती हैं, बिल्कुल, बहुत सूदिंग जो रहता है वही हम लोग हाँ, चाहते हैं। वही ज़्यादा बेहतर और अच्छा रहता है, क्योंकि एहसास इंसान का जो अगर अच्छा और लतीफ़ हो तो बहुत जी जी अच्छा लगता है ऐसे गाने और ऐसे मौसीकी सुनने में। जी। ये भी बताइएगा मुझे कि मैं असल में एज ए वालिद, आप अपने आप को, आपने तो अपने वालिद को देखा, उनकी शफकत देखी, आप अपने बच्चों से कैसे रहे? बहुत कम्युनिकेट करते रहे, साथ रहे, तो बच्चों से बहुत ज़्यादा ख्याल किया उनका, किस तरीके से रहे? एक हाउ डू दे इवैल्यूएट यू एज अ वेरी गुड फादर, द एक्सीलेंट फादर, गुस्से वाले, नरम मिजाज, कैसे कैसा पाया उन्होंने आपको और आप उनको कैसा देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं कैसा फादर रहा हूँ इसका सही असेसमेंट तो मेरे बच्चे ही करके आपको बताएंगे। पर मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि अ, एक अच्छे फादर का फर्ज निभाना जो है वो शायद हम लोगों का कुछ फैमिली ट्रेट है। जी हाँ, बिल्कुल मेरे सही कहा। मेरे जो दादा थे, जैसा कि मेरे वालिद साहब बताया करते थे, मैं इसमें भी थोड़ा सा खुशनसीब हूँ कि मेरी माँ और मेरे वालिद साहब हमको दादा परदादा उनकी जो भी याददाश्त रही है तो उसको लेकर के हमको बहुत कुछ बताया करते थे। तो उन्होंने जो बताया तो उसके हिसाब से मेरे दादा एक बहुत ही सीधे साधे और शरीफ आदमी थे, मोहम्मद हुसैन साहब। जी, इतने शरीफ थे वो कि जब वो पेंशन लेने इलाहाबाद जाया करते थे तो गांव की लोग और गांव की औरतें जो कि एक्चुअली हम लोगों के घरों में काम करती थी, वो आकर के उनसे बोल दिया करती थी कि मियाँ जा रहे हैं तो हमारे लिए भी शहर से ये चीज खत्म हो गई, ये लेते आइएगा वो लेते आइएगा। तो बेचारे वहां से लदे फंदे आते थे वापस, और मतलब सबका काम हो जाए ये सोचा करते थे। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत प्यार दिया। हमारे वालिद साहब ने हम लोग को बहुत प्यार दिया। हमारे वालिद साहब बहुत कंसर्न रहते थे बच्चों को, मतलब जैसे कुछ पेरेंट्स कुछ फादर्स होते हैं कि बच्चों को गोद में नहीं लेंगे, उठाएंगे नहीं, और सब मदर के ऊपर जो है पड़ जाता है उसका बोझ। तो ऐसा ना हमारे वालिद साहब थे और ना मैं। हमने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार से रखा। अपनी वाइफ की जितना हो सकता था मदद, वो हमने मदद की अपने बच्चों को, यानी कपड़े बदलाने में भी, खाना खिलाने में भी, उनके साथ वो तोतली जबान में उनके से बातचीत करना, उनको पढ़ाना। हमारी वाइफ जो थी उन्होंने बच्चों को, हम लोग ने कोई जो है कोचिंग या ट्यूशन ये सब नहीं रखा शुरुआत के दिनों में। बाद में तो जब वो तैयारी कर रही थी एंट्रेंस एग्जाम की तब तो रखा हम लोग ने। तो हमारी वाइफ ने पढ़ाया, हमने पढ़ा, हमने So that अपने I बच्चे। can say that it runs in the family. जी, इट वाज। मैंने कहा कि then I can say it runs in the family. यस यस, इट रन्स। मतलब हम तो बता रहे हैं ना कि हमारा फैमिली ट्रेट है ये, मतलब जो मतलब हमारे एट्रीब्यूट्स में से एक है। वही बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी जाहिर बात है, वो खानदान तो वही है, खून वही है, हाँ तो एग्जैक्टली ऐसी ही सिचुएशन हमारे यहाँ भी रही। हमेशा हम लोगों ने बच्चों को बहुत हाँ, दिल दिमाग से पाला बहुत बहुत। और बहुत बहुत जी जान से रखा उनको, और माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है जी जी कि जी, बहुत बहुत प्यार किया। आज भी बहुत। बहुत प्यार करते हैं। आज भी ऐसा हो जाता है कि हमारी बेटियां ब्याह गई हैं, कुछ हो जाता हम्म, है, मगर उनको कुछ जहां वो फंसती हैं तो हमको ही हम्म, फोन आता है कि पापा हम्म, इसमें हम क्या करें। या अगर उनको कुछ मान लीजिए कोई कभी ऑपरेशन हो या कुछ हो, तो उनको मम्मी पापा दोनों होना
हस्बैंड तो के मगर मम्मी पापा दोनों होना, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा अटैच्ड है हम लोग एक दूसरे से। ये बताइए कि कभी जिंदगी में कभी एहसास हुआ कि कुछ और होते तो ज्यादा अच्छा होता, या कोई रिग्रेट्स या कोई ऐसी चीज कि जो रह गई हो? नहीं, हमारा एक नेचर है कि एक बार हम जो है किसी सिचुएशन में आ जाते हैं, उससे पहले दूसरी सिचुएशन में रहे, तो जिस सिचुएशन में आ जाते हैं उसी सिचुएशन में आगे का सोचना शुरू करते हैं। तो इसलिए हमारे उसमें मतलब कभी सोच में ये नहीं आया कि हमने ऐसा किया होता, ये कर लिए होते, या वहां चले गए होते, या दूसरी सर्विस ज्वाइन कर लिया होता तो हम जो है ऐसे हो जाते, वैसे हो जाते, ये हो जाता, वो हो जाता। तो इस तरीके की सोच हमारी नहीं है। अल्लाह ताला ने ऐसी सोच दिया है कि जहां पर भी आप हैं तो उसी से आप जो है सेटिस्फाइड रहिए और खुश रहिए। चलिए वासिफ भाई, बहुत अच्छा लगा आज आपको जानकर, और मैंने भी कुछ बहुत सी चीजें जो आपने कही हैं, वो जैसे आपने कहा कि अशरफ से आपकी जो है वो तकिया वाली लड़ाई, ये तो हमारे और सुहेल जो हमसे छोटे हैं, हमारे दरमियान भी ऐसे ही था। हमारे दरमियान भी 3-4 साल का फर्क है, और बिल्कुल वही बातें हैं, वही दिस इज व्हाई आई सेड दैट इट रन्स इन द फैमिली। सो जो आपने कहा ऑलमोस्ट हर चीज वैसे ही है हमारी तरफ भी। तो आपको जानकर और थोड़ा सा और जानकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैं अब काशिफ के हवाले करता हूँ कि वो कुछ अगर इसको कंक्लूड करें, तो काशिफ आपके साथ। वासिफ साहब, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं प्लीज, अपने भाई बहनों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में प्लीज। काशिफ मियाँ, हम लोग 13 भाई बहन थे, उनमें से 3 एक भाई और 2 बहनों का इंतकाल हो गया, तो अभी हम लोग 10 हैं। हमारे सबसे बड़े भाई जो थे शमीम अहमद साहब, जो कि जी फ्रेश लाइट में वर्क मैनेजर थे, और उनकी फैमिली अभी भी जो है अकबरपुर में रहती है। दूसरे भाई हमारे जो थे वसीम अहमद साहब, वो थे नहीं, वो हैं, अल्लाह उनको खूब लंबी जिंदगी दे। आमीन। वो डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन छत्तीसगढ़ इस ओहदे से रिटायर हुए, और उनका भी घर इलाहाबाद में है, मगर अब चूंकि वो अकेले हो गए हमारे भाभी के इंतकाल के बाद, तो अपने लड़कों के साथ रहते हैं वो। तीसरे नंबर पे मैं हूँ, मेरा तारुफ तो बहुत ज्यादा हो ही चुका है। चौथे नंबर पे अशरफ हैं, डॉक्टर अशरफ हुसैन, जो कि MD चेस्ट है, और बहराइच में उनका अपना दवाखाना है। और 5वें नंबर पे एहतिशाम भाई है, मेरे ख्याल से आप उनसे या बहुत से लोग उनको जानते होंगे, क्योंकि वही हमारे भाई बहनों में हैं, बहनों में नहीं भाइयों में हैं, जो कि इलाहाबाद में रहते हैं। और वो एजुकेशन से तो इंजीनियर है, मगर वो अपना कोचिंग क्लासेस जो है, विशेष कोचिंग क्लासेस वो चलाते हैं। स्टेट बैंक पहले जहाँ हुआ करता था, उसके बगल का जो घर है करेली का, वो हम लोगों का ही है, वहीं पे वो रहते हैं। बहनों का जहाँ तक सवाल है, तो हमारी सबसे बड़ी बहन महमूद फातिमा थी, महमूदा आपा, जो कि जिनका इंतकाल हो गया, और उनका घर भी करेली में ही है। हमारे जो बहनोई थे नबी अहमद जाफरी साहब, तो वो महगांव के थे। दूसरे नंबर पे खुशनूद फातिमा, उनका भी इंतकाल हो गया है। उनके हस्बैंड जो थे एजाज अहमद साहब, शेखपुर के थे, वो भी अब नहीं रहे। तीसरे नंबर पे अंजुम आरा बेगम है, जो कि इलाहाबाद में रहती हैं, और उनके हस्बैंड जो है हसीन अहमद साहब, वो भरवारी के हैं, ओरिजिनली वो लोग भी रतगाह के हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे कुदसिया बेगम है, हमारी बहन, जो कि उनके हस्बैंड जो थे फखरुल इस्लाम उस्मानी साहब थे, और काफ़ी वो चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी में भी काफ़ी एक्टिव थे वो। उनका भी इंतकाल हो चुका है, मगर हमारी बहन जो है बाहयात हैं, और
कभी इलाहाबाद रहती हैं, कभी अपने बच्चों के साथ रहती हैं। फिर उसके बाद नंबर आता है बिल्किस फातिमा का, हमारी बहन हमशीरा हमारी, और उनके जो हस्बैंड है अब्दुल वदूद, स्टेट बैंक में एजीएम थे, वो भी करेनी में बिल्कुल हमारे घर के सामने ही पास में घर है उनका। उसके बाद जो है जो नंबर आता है वो आता है हमारी बहन का यास्मीन फातिमा का। उनके हस्बैंड जो है तस्नीम अहमद, वो भी हमारी तरीके से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के मेंबर रहे। वो लोग भी नागपुर में हमारी तरीके से सेटल हो गए हैं, वहीं पे उनका घर है। और उसके बाद में रेशमा तस्नीम फातिमा, जिनके हस्बैंड जो हैं वो मुजाहिदुल एहसन इसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर थे, रिटायर हो गए हैं वो। और सबसे आखिर में जो हमारी सबसे छोटी बहन है वो शहना है, जिनके हस्बैंड जो है डॉक्टर ओसामा जाफरी, नाजरत में इलाहाबाद में ही है, वो भी करेली के पास ही वो लोग रहते हैं। तो इस तरीके से ये तो हमारे भाई बहनों का हो गया। अब हमारे बच्चों का ऐसा है कि हमारी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जो है शारे, वो एक डॉक्टर है और पैथोलॉजी में एमडी है, और अभी वो सहारा जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल लखनऊ में है उसमें वो पैथोलॉजी में कंसल्टेंट है। और उनके हस्बैंड जो है फरहान अहमद, वो न्यूरो सर्जन है। लखनऊ में इम्पीरिया न्यूरो सर्जरी का एक इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया हुआ है, जो कि उनका हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे वो है। और जो दूसरे नंबर की हमारी बेटी है सना, जिनके घर पे अभी मैं आया हूँ हैदराबाद में, और वहीं से आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो सना जो है ये MDS है, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी प्रोस्थोडोंटिक्स में, और यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है हैदराबाद में, उसमें वो सर्विस कर रही हैं। और उनके हस्बैंड जो है सरफराज अहमद, वो IAS ऑफिसर है और इस वक्त एक्साइज कमिश्नर हैं तेलंगाना स्टेट के। तो इस तरीके से ये मतलब हमारे सिबलिंग्स और हमारे बच्चों, इनके बारे में मेरे ख्याल से मुख्तसर सी मालूमात जो है काफ़ी होगी। इंडिया में सिविल सर्विसेज में माइनॉरिटीज का बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है, इसकी क्या वजह हो सकती है? जो वजह है वो एक इंक्लिनेशन ना होना है। मतलब जो हमारे जो बच्चे हैं उनका सरकारी नौकरी की तरफ एक झुकाव जो होना चाहिए, रुझान जो होना चाहिए, वो उनमें नहीं है। और इसकी एक वजह तो ये है कि उनमें अवेयरनेस नहीं है, उनको पता ही नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करते तब जाके उनको पता चलता है कि भाई सरकारी नौकरी के लिए जो है इम्तिहान देना पड़ता है, और इम्तिहान के थ्रू ही जो है आपकी एंट्री हो सकती है उसमें। और उस स्टेज पे आने के बाद बहुत सी हिम्मत हार जाते हैं, और बहुत से जो है वो फिर कोशिश ही नहीं करते उसके बारे में। जाते हैं, 1-2 अटेम्प्ट लेते हैं, और उसके बाद में फिर जो है खत्म हो जाता है उनका। तो पहली तो चीज जो है वो अवेयरनेस है। अर्ली एज से बच्चे को पता होना चाहिए, और खास करके इलाहाबाद जैसी जगह पता होना चाहिए कि भाई, क्योंकि इलाहाबाद तो सेंटर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, सरकारी नौकरियों का, तो यहाँ के ऊपर तो उनको पता होना चाहिए कि भाई नौकरी के बाद सॉरी एजुकेशन के बाद हमको नौकरी करनी है और उसके लिए एग्जाम देना है। तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बताएं कि बेटा तुमको ऐसा करके बनना है, और उसके लिए वो भी मालूमात हासिल, जो भी NGO वहाँ पे काम कर रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं वहाँ पे, वो बच्चों को बताएं कि इस तरीके की तुम्हारे लिए जो है आगे चल करके रास्ते खुले हुए हैं, मगर तुमको उसके लिए ये करना पड़ेगा। और उसके बाद उनको मोटिवेट करें। मोटिवेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुसलमानों के अंदर हिंदुस्तान में एक डिफीटिज्म की कुछ फीलिंग उनके अंदर आ गई है कि भाई हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, हम तो ऐसा बन ही नहीं सकते, हमारे साथ जो है पार्शियलिटी होगी, डिस्क्रिमिनेशन होगी।
तो सबसे पहले ये जो निगेटिविटी है ये निकाल देना चाहिए अपने दिमाग से। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने इतने साल सर्विस की है, मैंने कभी नहीं पाया कि इस बिना पर कि मैं मुसलमान हूँ मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, कभी नहीं हुआ। अगर डिस्क्रिमिनेशन होता रहता तो मैं अपने नॉर्मल प्रमोशंस पाते हुए जो है तो महाराष्ट्र में टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंचता, टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच के मैं रिटायर हुआ। तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जो है सबसे पहले अवेयर करना उनको, मोटिवेट करना उनको, निगेटिविटी उनके दिमाग से निकाल देना। हमारे बच्चे बहुत ज्यादा ज़हीन है, मैं कहूँगा चाइल्ड के बच्चे जो है बहुत ज्यादा ज़हीन है। सिर्फ उनको रास्ता दिखाने की बात है, सही रास्ता दिखा करके उनको आगे बढ़ाने की बात है। और कुछ ऐसी बातें हैं ना जो कि हमारे जहन में पता नहीं कब से हम इंक्लिनेशन उधर ना होना कब से ही बैठा हुआ है। आप देखिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है, लाहौर यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, वो तो पाकिस्तान में चली गई है, हिंदुस्तान की चौथी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद की। 1887 में ये यूनिवर्सिटी बनी और वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर चाइल्ड शुरू हो जाता। पर इसके बावजूद जो है चाइनियों ने कभी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इतने करीब होने का फायदा नहीं किया। सब आसपास के जिले के लोग जो थे वो आकर के यहाँ से पढ़ते गए और आगे बढ़ते गए, मगर हमारे लोग वहीं के वहीं। तो एक जो रुझान जो है, एक झुकाव जो है इस तरफ पैदा करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए बच्चों को बताना बहुत जरूरी है कि क्या है। माँ बाप को सेक्रीफाइस करना जो है बहुत जरूरी है। उनको घर में टीवी कितना चले, कितना वो मोबाइल पे बात करें, उनके बच्चे मोबाइल पे बात करें, इस सब पे कंट्रोल रखना जो है चाहिए। और उनके लिए जो है अलग से घर के अंदर स्पेस मुहैया कराना चाहिए ताकि बिना डिस्टर्ब हुए वो पढ़ें। और देखते रहना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। देखिए एक चीज है कि मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि हम लोग जो है इसलिए परेशान रहे कि हमारा बच्चा अपने क्लास में फर्स्ट नहीं आ रहा, सेकंड नहीं आ रहा, थर्ड नहीं आ रहा। नहीं, हमारे बच्चों को अच्छे बच्चों में होना है, क्योंकि बाद में तो कहीं पर भी वो जाएगा तो एंट्रेंस एग्जाम तो होगा ही, और उस एंट्रेंस एग्जाम की सलाहियत जो है उसको पास करने की, वो उसके अंदर पैदा करना जो है उस स्टेज पे जरूरी है। तो इस तरीके की चीजें अगर बच्चों के साथ की जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत से बच्चे जो है टॉप सर्विसेज में जा सकते हैं, बहुत से बच्चे जो हैं जो सबॉर्डिनेट सर्विसेज हैं उसमें से आ सकते हैं। और बच्चे अगर मान लीजिए सर्विसेज में नहीं भी जाते हैं तो जिस भी प्रोफेशन में जाएं, यहाँ तक कि अगर वो एडवोकेट भी बनना चाहते हैं, मान लीजिए LLB करते हैं एडवोकेट बनते हैं, तो उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि डिग्री लेने के लिए अगर उन्होंने LLB किया है तो कुछ नहीं बन पाएंगे, मगर सचमुच वकालत करने के लिए उन्होंने LLB किया है तो आज भी वहां बहुत स्कोप है। इन ईच एंड एवरी फील्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू इज एक्सीलेंस। आपको एक्सीलेंट होना पड़ेगा। अगर आप एक्सीलेंट हैं तो कोई भी फील्ड जो है वो अच्छी या कोई फील्ड बुरी नहीं होती। एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पहले भी बता दिया है। देखिए क्या है कि हमारी जो बढ़ती हुई आबादी है उसकी वजह से फॉरेस्ट के ऊपर बहुत से प्रेशर्स आ रहे हैं, और न सिर्फ इंसानी आबादी बढ़ी है बल्कि जानवरों की आबादी, जो गाय भैंस है इनकी भी आबादी बहुत बढ़ी है। इन सब के बढ़ने की वजह से जो फॉरेस्ट जो पहले करीब करीब जो थे प्रेशर से बिल्कुल मुक्त थे, अभी प्रेशर में काफी ज्यादा वो आए हुए हैं, और उसकी वजह से फॉरेस्ट में इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, फॉरेस्ट में लकड़ियां काटी जा रही है और आग लगाई जा रही है। जानवर जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, हम लोग फॉरेस्ट में एक टर्म यूज करते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये हो जाता है कि भाई उतना फॉरेस्ट के साथ करो कि जो तुम्हारा फायदा भी हो जाए और फॉरेस्ट को भी परमानेंट नुकसान ना हो। तो जैसे जानवर जो है, सपोज कीजिए कि 1 हेक्टेयर में 3 जानवर जो है चराए जा सकते हैं, तो आज वहां 10 जानवर चराए जा रहे हैं।
इस सब की वजह से हो ये रहा है कि फॉरेस्ट, आपको पता है कि जैसे हम लोगों की ह्यूमन कम्युनिटी है, ह्यूमन कम्युनिटी में क्या है कि जो रूल है बड़ा साफ है। बच्चे होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, बुढ़े होते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। पर जब बुढ़े चले जाते हैं तो आप ये देखिएगा कि हर एक वक्त जो है ये सब चीजें होती रहती है। तो नए नए बच्चे भी पैदा होते हैं, अधेड़ उम्र के भी लोग नए नए रहते हैं, और बुढ़े होकर के मरते भी रहते हैं। तो इसको कहते हैं लिविंग कम्युनिटी। एक कम्युनिटी ऐसी है जो कि लिविंग है, मतलब उसमें आदमी तो जिंदा है ही, साथ साथ कम्युनिटी के अंदर भी हमेशा एक एक्टिविटी हो रही है कि जो ओल्डर जनरेशन है वो रिप्लेस हो रही है, नई जनरेशन आ रही है उसको रिप्लेस करने के लिए। फॉरेस्ट में एग्जैक्टली यही होता है कि जो ओल्ड ट्रीज हैं उनको रिप्लेस करते हैं रीजनरेशन, नए पौधे। और इस तरीके से एक कम्युनिटी फॉरेस्ट की जो है वो लिविंग कम्युनिटी रहती है। और रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग पेड़ भी काटते हैं, फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है वो पेड़ काटता है, जगह बनाता है ताकि नई जो कम्युनिटी आ सके ऊपर। तो जो रीजनरेशन होता है, जो नए पौधे होते हैं जो आते हैं, जो कि पेड़ों के बीज के गिरने की वजह से पैदा होते हैं, तो सॉरी, जो जो मतलब जो जो नई जनरेशन जो उनकी आती है, तो उस वक्त अगर आग लग जाए फॉरेस्ट में या ओवर ग्रेजिंग हो जाए तो वो मर जाते हैं बहुत से। और पौधे ऐसे, तो उनके मरने की वजह से क्या हो जाता है कि रिप्लेसमेंट नहीं होता, और फॉरेस्ट जो है वो उनकी डेथ शुरू हो जाती है, और आगे चल के वहां पे सपाट मैदान टाइप का हो। तो ये हालात बन रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है हम फॉरेस्ट ऑफिसर्स का, इसको रोकना है। और इस रोकने के लिए हम लोगों का कई बार ऐसा रहता है कि जो गांव की पब्लिक है, पॉलिटिशियंस हैं, इन सब से भी जो है झगड़ा हो जाता है, और लोग समझते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स रोक रहे हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। उनको मैंडेट ही यही दिया गया है कि आपको जो है इसको बचा के रखें। एक चीज और जो हुई है वो ये हुई है कि जब मैं सर्विस में शुरू में गया उस वक्त जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, और जब मैं सर्विस से रिटायर होके बाहर आया उस वक्त जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, इन दोनों में बहुत फर्क था। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि दूसरे शोबे के एडमिनिस्ट्रेशन में, डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में काफी डिटोरेशन आया है, तो हमारे यहाँ भी आया है। तो ये सब जो है चैलेंजेस हैं, इनका रोकना, उनको ना कहना, ये रहे हैं। और इसमें जो है बहुत टैक्टफुली इसको डील करना पड़ता है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको किया। कभी भी ऐसे हालात पैदा नहीं हुए कि हमको परेशानी हो और दूसरों को परेशानी। चैली कम्युनिटी को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम लोगों को अपने इनर्शिया से उठ के आगे आना है। हमको एक तरक्की पसंद कम्युनिटी बनना है, और अपने बच्चों को, जाहिर सी बात कि हमको तो जो बनना था बन गया, अपने बच्चों को उनके फ्यूचर के लिए, और वो अच्छे बने लाइफ में, तो हमको पढ़ाई के ऊपर बहुत उनके ध्यान देना है। और पढ़ाई का जो खर्च है, पढ़ाई के ऊपर जो ध्यान है, वो जो कंसर्न है, वो सबसे अव्वल होना चाहिए। क्योंकि बच्चे अच्छे बनेंगे तो हमको रिटायरमेंट के वक्त, जब आप बुढ़ापे में आते हैं, तो आपको सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब आप देखते हैं कि आपके बच्चे वेल सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में। अगर आप बुढ़े हो जाते हैं और उस वक्त जो है, जब आपकी जिंदगी के कुछ चंद साल बचे रहते हैं, जब आप देखते हैं कि आपके बच्चे सेटल नहीं हो पाए हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी, तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो अपने बुढ़ापे के लिए भी अपने खुद के एक सुकून के साथ जिंदगी आगे की बसर करें, इसके लिए भी आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों पे बहुत ध्यान दें। वही हमारे एसेट्स हैं, वही हमारे सब कुछ है, उन्हीं के लिए हमको सब करना है।
तुम्हें, और जो नौजवान बच्चे हैं, नौजवान हैं जो बच्चे हैं, उनसे कहेंगे भाई खूब आप मेहनत से पढ़िए, ध्यान दीजिए। हर एक उम्र का तकाजा अपने होता है। आपका तकाजा ये है कि आप फॉर्मेटिव स्टेज में हैं अपने कैरियर के, अपनी जिंदगी के, और इसको गवाइए नहीं। यही 5-6 साल जो है वो आपको IAS बना सकते हैं और आपको एक क्लर्क बना सकते हैं, या एक क्लर्क भी ना बनने दें, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 5-6-7 साल जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब इसके ऊपर ध्यान दीजिए। वासिफ साहब, आज आप हमारे प्रोग्राम में बतौर मेहमान आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आप सबको बेहद पसंद आएगा। अगले एपिसोड में हम एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।